आज की अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले कुपवाड़ा में बहुत बड़ा आतंकी हलचल। जमा किए गए थे हथियार, गोला बारूद, जी हां, जिसको भारतीय सेना ने ढूंढ निकाला है। दोस्तों बताएंगे क्या है खबर, तो वहीं बताएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत ने शुरू की कोशिशें। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी एनएसए से मिले अजीत डोभाल। जी हां दोस्तों बताएंगे, रूस में सामने बैठे थे अजीत डोभाल, तभी शी जिनपिंग के दूत ने ब्रिक्स को सुझाया ये सुझाव। क्या है वो फॉर्मूला, तो वहीं समंदर में भारत की ताकत बढ़ाएगा अमेरिका, देने जा रहा ऐसा हथियार जिससे कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। कौन से हैं वो हथियार दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले कुपवाड़ा में आतंकी हलचल, हथियार, गोला बारूद बरामद। जी हां, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होने हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुटे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले घाटी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करने की तैयारी में है। इस बीच सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा जिले से हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि जिले के केरन सेक्टर के वन क्षेत्र से यह बरामदगी हुई है। यह हथियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से कुछ दिन पहले बरामद किए गए हैं। वे आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। मोदी केंद्र शासित प्रदेश का 2 बार दौरा करेंगे, पहला 14 सितंबर को और दूसरा उनके जन्मदिन यानी 17 सितंबर के बाद 19 सितंबर को दूसरा दौरा होगा। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के जम्मू दौरे से पहले इन हथियारों का, जखीरों का मिलना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशारा कर रहा है कि ये लोग, ये आतंकवादी कहीं मोदी जी के रैली के समय में कुछ बड़ा बुरा तो नहीं करने वाले थे। जो भी रहा है दोस्तों, जांच का ये मामला है, विवेचना का मामला है। जैसे ही जानकारी निकलकर सामने आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। बहरहाल इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, और साथ में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत ने शुरू की कोशिशें। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी एनएसए से मिले अजीत डोभाल। बता दें, जिस पल का, जिस क्षण का था हर किसी को इंतजार, वो पल आ गया है सामने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। दोनों शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यूक्रेन संघर्ष का समाधान खोजने में भारत की संभावित भूमिका और पारस्परिक हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बुधवार शाम को डोभाल शोइगु की बैठक ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन के दौरान हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 23 अगस्त को कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत को लेकर भी दोनों एनएसए के बीच बातचीत हुई। रशिया में भारतीय दूतावास ने डोभाल और शोइगु की मुलाकात पर कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और पारस्परिक हितों के अहम मुद्दों पर चर्चा की। जी हाँ दोस्तों, इतना नहीं आपको बता दें, रशिया में सामने बैठे थे अजीत डोभाल, तभी शी जिनपिंग के दूत ने ब्रिक्स को सुझाया पंचशील वाला फार्मूला। क्या है ये बता दें। चीन ने कहा कि किसी भी मसले का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने पर जोर होना चाहिए। वहीं अजीत डोभाल ने आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों से मिलकर काम करने को कहा। अजीत डोभाल के सामने ही चीनी विदेश मंत्री वांग ने सबसे पहले तो ब्रिक्स के नए सदस्य देशों का स्वागत किया। फिर उन्होंने कहा कि आज दुनिया उथल पुथल और परिवर्तन के एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। सभी सुरक्षा खतरे आसपास से जुड़े हैं, इसीलिए ब्रिक्स देशों के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें और सहयोग करें। किसी भी मसले का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने पर जोर दें। हालांकि इसी दौरान वांग ने सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के सामने 4 फॉर्मूला सुझाया है। वो 4 कौन कौन से प्रस्ताव है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने स्क्रीन पर दे दिया है। तो वहीं आपको बता दें, समंदर में भारत की ताकत बढ़ाएगा अमेरिका, दे रहा है ऐसा हथियार जिससे कांपेंगे चीन पाकिस्तान। बता दें, भारत की समुद्री ताकत बढ़ने वाली है। दरअसल अमेरिका ने भारत को हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंची ऊंचाई एंटी सबमरीन वारफेयर सोनो बॉय बेचने का फैसला किया है। इसकी कीमत 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। सोनो बॉय में एयर लॉन्च एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है, जिन्हें पानी के नीचे की आवाज को रिमोट प्रोसेसर तक रिले करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रभावी और किफायती है। ये एक पोर्टेबल सोनार सिस्टम है जिसके जरिए पानी में साउंड वेव्स छोड़ी जाती है। अगर इसके रास्ते कोई पनडुब्बी जहाज टकराते हैं तो इसकी इको आती है। इससे भारत की MH-60R हेलीकॉप्टरों से पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन करने की क्षमता में वृद्धि होगी। इससे वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमता में सुधार होगा। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने इस हफ्ते सीनेट की विदेश संबंध समिति को एक अधिसूचना में कहा कि भारत को अपने सशस्त्र बलों में इस उपकरण को शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सशस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम के अनुसार कांग्रेस के पास बिक्री की समीक्षा करने के लिए 30 दिन है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, अडानी के बाद अब रशिया ने बांग्लादेश से मांगे 63 करोड़ डॉलर
डॉलर कहां से चुकाएगी कंगाल यूनुस सरकार, बता दे भारतीय बिजनेस समूह अडानी ग्रुप के बाद अब रूस ने भी बांग्लादेश से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए कर्ज पर बकाया और वर्तमान ब्याज के रूप में 630 मिलियन डॉलर का भुगतान करने की मांग की है। रूसी अधिकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भेजे पत्र में कहा है कि इस राशि को 15 सितंबर से पहले चुकाया जाए। ये पत्र बांग्लादेश द्वारा जून में रूसी बैंकों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बकाया ब्याज प्रतिबद्धता शुल्क और विलंबित जुर्माने के निपटान के लिए वैकल्पिक लेन देन विधियों के लिए किए गए अनुरोध के बाद आया है। 12.65 बिलियन डॉलर के ऋण पर अधिकतम ब्याज दर 4% है, जिसमें बकाया भुगतान के लिए 2.4% की अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज दर है। वहीं आपको बता दें रशिया ने डॉलर या युआन में अपना पैसा वापस मांगा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कहां से ये चुकाएगी कंगाल यूनुस सरकार। अडानी ने भी मांग लिए थे अपने पैसे, तो वहीं आपको बता दें कि भारत को लेकर बदले मोहम्मद यूनुस के सुर, बांग्लादेश के पास अब और कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, भारत के साथ रिश्तों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के सुर बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को लेकर कहा है कि उनके देश के पास भारत से अच्छे संबंध रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने चाहिए, अपनी जरूरतों और भारत के साथ अपने लंबे परिचय के कारण, और इसलिए भी क्योंकि हमारी बहुत सी चीजें एक जैसी हैं, हमारा एक साझा इतिहास है, इसलिए बांग्लादेश के पास भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें इतना ही नहीं, बांग्लादेश में इस बड़े प्लान पर काम कर रही है शहबाज सरकार। भारत के लिए ये खतरा बन सकता है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और अंतरिम सरकार बनने के बाद पाकिस्तान अब बांग्लादेश के भीतर पैर जमाने की कोशिश में जुट गया है। इसके लिए पाकिस्तान ने 3 बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दिया है। शेख हसीना को भारत के लिए नरम रुख रखने वाली नेता माना जाता रहा है, जिसकी वजह से अभी तक बांग्लादेश के भीतर पाकिस्तान की दाल नहीं गल रही थी। अब मोहम्मद यूनुस की सरकार में पाकिस्तान के लिए नई उम्मीद जगी है, जिसको लेकर शहबाज सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच संबंधों को सुधारने की दिशा में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि दोनों देशों के बीच बनाए गए फोरम को एक्टिव करना है। शेख हसीना की सरकार में इकोनॉमिक फोरम मौजूद तो था, लेकिन ये एक्टिव नहीं था। अब उम्मीद की जा रही है कि ये फोरम एक्टिव होगा और दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार के तत्व मजबूत होंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भारत में रह रहा तिब्बती नागरिक, नाम रखा था चंद्रा ठाकुर। बता दें एसटीएफ गौतम नगर की टीम ने फर्जी दस्तावेज के जरिए भारतीय पासपोर्ट बनवाकर साइबर फ्रॉड करने वाले एक तिब्बती नागरिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी भारत में अपना नाम बदलकर रह रहा था। आरोपी के भारतीय पासपोर्ट के जरिए विदेशों में आता जाता था। वो साइबर अपराधियों के साथ मिलकर करोड़ों की साइबर ठगी भी कर चुका है। उसने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके भारतीय नाम चंद्रा ठाकुर रखा और इसी नाम से पासपोर्ट भी बनवाया था। एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक 11 सितंबर को आरोपी छिंजो थारचिन उर्फ चंद्रा ठाकुर उर्फ तंजीब को दिल्ली के द्वारका में उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है। वहीं बता दें क्या है चाइना एलएसी सम्मेलन की रणनीति, जिसके लिए ब्राजील में बीजिंग के साथ जुटे अमेरिका समेत ये 17 देश। दोस्तों, ब्राजील में चीन एलएसी सम्मेलन में कई रणनीतियों को लेकर 17 देशों का बड़ा सम्मेलन हुआ। आखिर ये सम्मेलन है क्या, आपको बता दें दरअसल ये सम्मेलन आधिपत्यवाद, सत्ता की राजनीति, क्षेत्रीय संघर्ष, आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि के खिलाफ था, जो आज की दुनिया में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर रहे हैं। बता दें कि मानवाधिकारों पर यह पहला चीन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई राज्यों का गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि मंगलवार को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इस कार्यक्रम में 17 देशों के 120 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों, विद्वानों, विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों और थिंक टैंक के प्रतिनिधियों के लिए एक मंच का गठन किया गया ताकि मानवाधिकार प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा की जा सके। वहीं बता दें चीन सीमा से सैनिकों की वापसी से 75% विवाद सुलझे हैं। जी हां, बीजिंग के साथ संबंधों पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने चीन को कई मुद्दों पर घेरा है। गुरुवार को जिनेवा पहुंचने के बाद जयशंकर जी ने कहा कि चीन ने भारत के साथ समझौतों का ख्याल न करते हुए फैसले लिए हैं। जयशंकर ने जिनेवा में बोलते हुए माना कि भारत और चीन के बीच जटिल संबंध है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के साथ समझौते का उल्लंघन करते हुए चीजों को ज्यादा खराब किया। हालांकि जयशंकर जी ने यह भी माना कि चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए हो रही वार्ता में कुछ प्रगति हुई है और खास तौर से सैनिकों की वापसी से तकरीबन 75% समस्याएं सुलझ गई हैं। दोस्तों, चीन से आर्थिक संबंधों पर भी विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बात की। उन्होंने भारत के चीन के साथ व्यापार घाटे की ओर इशारा करते हुए कहा कि बीजिंग के साथ व्यापार बराबरी के स्तर पर नहीं है। जयशंकर जी ने इस दौरान अगली क्वाड बैठक को लेकर बयान दिया। वहीं आपको बता दें रूस और यूक्रेन पहुंची हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलों की नई खेप। महायुद्ध में व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की की कौन कर रहा है मदद। बता दें फरवरी 2022 से यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा महायुद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लाखों की मौतों और अरबों की संपदा खाक होने के बावजूद ना तो रशिया ने अपने कदम पीछे खींचे हैं और ना ही यूक्रेन ने अपनी हार स्वीकारी है। पिछले कुछ हफ्तों से यूक्रेन ने रूस के भीतर हमले शुरू कर दिए हैं। अब यूक्रेन भी रूस को बराबरी की टक्कर दे
रहा है। इससे पुतिन बौखला गया है। अब इन सब के बीच रिपोर्ट है कि रशिया और पुतिन में हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों की नई खेप पहुंच रही है। ईरान पर रशिया की मदद करने के आरोप हैं। तो वहीं काउंटर अटैक में ब्रिटेन सरकार ने भी यूक्रेन को अरबों कीमत की 650 हल्की मिसाइलें आपूर्ति करने का ऐलान किया है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, क्यों राशिद इंजीनियर के निकलने से डरे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, इतनी सीटों पर गेम ही पलटने का दम। दरअसल जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद राशिद इंजीनियर गुरुवार सुबह ही श्रीनगर पहुंचे। दिल्ली की तिहाड़ जेल से उनकी कल शाम की रिहाई हुई थी। टेरर फंडिंग केस में 2 अक्टूबर तक की बेल पर राशिद इंजीनियर जेल से बाहर निकले हैं, लेकिन उनके कश्मीर पहुंचने से उमर अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक की सोशल इंजीनियरिंग खतरे में लग रही है। शेख राशिद इंजीनियर ने श्रीनगर पहुंचते ही धरती पर माथा टेका और जमीन को चूमते दिखाई दिए। वो रोने लगे और कहा कि मेरी तो लड़ाई ही कश्मीर के लिए है। बारामूला में उन्होंने जिस तरह उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया था और अब फिर से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, उससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। राशिद इंजीनियर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये मेरी जमीन है, मैं किसी उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती के आरोपों की परवाह नहीं करता। मैं वो जंग लड़ रहा हूँ जो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला लड़ ही नहीं सकते। उनसे मेरी बहुत बड़ी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मैं तो आत्मसम्मान, शांति और गरिमा चाहता हूँ। कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए मैं उतरा हूँ। राशिद इंजीनियर ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी का नया कश्मीर का सपना पूरा नहीं होने दूंगा। दरअसल राशिद इंजीनियर को लेकर उमर अब्दुल्ला आरोप लगाते रहे हैं कि वो भाजपा से मिले हुए हैं, उनकी मदद से भाजपा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जीत सकती है। वहीं बता दें, चीन की गोद में जा रहा भारत का मुस्लिम दोस्त देश कर्ज का जाल बने बीआरआई पर लगाया दाव। क्या है पूरा मामला बता दें। पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका तक के देशों को कर्ज के जाल में फंसाने वाले चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जाल में अब एक और देश फंसने जा रहा है। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार संयुक्त अरब अमीरात चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि सऊदी अरबिया समेत खाड़ी के अन्य देशों की तरह से ही यूएई भी चीन के करीब बढ़ता दिखाई दे रहा है और बीजिंग के वैश्विक आर्थिक फुटप्रिंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। यूएई के इस कदम का वैश्विक और क्षेत्रीय असर हो सकता है, वो भी तब जब शिया मुल्क ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है दोस्तों। वही बता दें, पुतिन जिसको मान रहे अपना प्रिय दोस्त, उसी ने दे दी नई टेंशन। यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया को दिया बड़ा झटका दोस्तों। रूस और तुर्की के बीच लंबे समय से मधुर संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में निकटता देखी गई है। हालांकि शीत युद्ध के बाद 1952 में तुर्की के नाटो में शामिल होने पर रशिया के साथ सामरिक संबंध संवेदनशील रहे हैं। बावजूद इसके तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दोस्ती बरकरार है। अतीत में कई मौकों पर पुतिन एर्दोगान को अपना प्रिय मित्र बता चुके हैं, लेकिन उसी दोस्त ने प्रिय दोस्त को बड़ी टेंशन दे दी है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने पिछले 2.5 साल से यूक्रेन से जंग लड़ रहे रशिया को झटका देते हुए कहा है कि क्रीमिया का इलाका यूक्रेन को वापस लौटा देना चाहिए। जी हाँ, बुधवार को चौथे क्रीमिया प्लेटफॉर्म लीडर समिट में वीडियो संदेश में एर्दोगान ने यह बात कही। तो वहीं बता दें, ड्रैगन की अमेरिका को खुली धमकी, कहा यह हरकत की तो कुचल कर रख देंगे। दोस्तों, चीन की तरफ से अमेरिका को खुली धमकी दी गई है कि अगर उसने दक्षिणी चीन सागर में अपने प्यादों को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी चीन की सेना के सामने आएगा उसे कुचल कर रख दिया जाएगा। जी हाँ, चीन की राजधानी बीजिंग में चल रहे एक सैन्य रक्षा मंच के मौके पर एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि चीन दक्षिणी चीन सागर सहित अपने क्षेत्र में किसी भी विदेशी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम घुसपैठ करने वाली किसी भी ताकत को कुचलने में सक्षम है। हमें उम्मीद है कि दक्षिणी चीन सागर शांति का सागर बना रहेगा। जी हाँ, तो वहीं बता दें, सीएम ममता बनर्जी ने हड़ताली डॉक्टरों को शाम 5 बजे मिलने से बुलाया, लेकिन मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग से कर दी मना। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को गुरुवार को एक नया पत्र लिखकर शाम 5 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया ताकि आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मुद्दे पर जारी गतिरोध को समाप्त किया जा सके। सरकार ने हालांकि बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी की डॉक्टरों की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन बातचीत का सीधा प्रसारण करने यानी लाइव टेलीकास्ट करने और 15 के बजाय 30 सदस्यों को प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है कि लाइव टेलीकास्ट से ममता की सरकार ने मना किया है, ममता बनर्जी ने मना किया? क्या लाइव टेलीकास्ट बात करने से ममता बनर्जी डरती है? क्या लगता है दोस्तों? आपको अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, सीजेआई चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री मोदी ने की बप्पा की आरती, तो संजय राउत ने उठा दिए सवाल। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से बागी शिवसेना और एनसीपी विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं से जुड़े मामलों से हटने की मांग की है। ये मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजा समारोह में शामिल होने के बाद की गई है। रावत ने न्यायपालिका की निष्पक्षता के बारे में चिंता व्यक्त की, खास करके तब जब संविधान के रक्षक राजनेताओं से मिलते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधान न्यायाधीश और प्रधानमंत्री के बीच स्पष्ट संबंधों को देखते हुए न्याय किया जा सकता है। उन्होंने पूछा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश को खुद को मामलों से अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ उनके संबंध खुले तौर पर सामने आ चुके हैं। क्या वो हमें न्याय दे सकते हैं? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। सीजेआई न्यायमूर्ति
मूर्ति चंद्रचूड़ के साथ पीएम मोदी जी का पूजा करना विपक्षियों को सुहाता नजर नहीं आ रहा। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, तो वहीं आपको बता दें ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। जय हिंद, जय भारत।